Okay, let's start the session now. Good morning, everyone. I, Mohammed Saad, on the behalf of APJR Senior Secondary School, I welcome you all in the very much uh, energetic session on NEP, which is being organized for parents. Now, for easiness, I will be bilingual. This session will be bilingual so that every parent can understand in a much better way. एक रिक्वेस्ट मेरी सबसे ये रहेगी, सारे पेरेंट्स से रहेगी कि जब तक ये वेबिनार चले तो वीडियो ऑडियो दोनों ऑफ रखेंगे ताकि सेशन में कोई भी परेशानी ना आए और सब लोगों को जो भी पॉइंट्स हैं वो अच्छे से समझ में आ जाए। हम जानते हैं कि पिछले साल हम सब ने, पूरी दुनिया ने कोविड-19 का जो पैंडेमिक था उसको फेस किया। बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत लोगों का नुकसान भी हुआ, चाहे वो लाइफ हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो मटेरियलिस्टिक थिंग्स हो, नुकसान भी हुआ। लेकिन एक चीज हमें देखने को मिली, जो हमारे नेचर का रूल है, सृष्टि का जो नियम है, दैट इज द चेंज। चेंज देखने को मिला। प्रकृति ने, नेचर ने अपने आप को चेंज किया और इस पैंडेमिक को एक चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करते हुए बहुत सारी फील्ड्स ने अपने आप को मोल्ड किया, आगे बढ़ाया और नई नई चीजें जो है दुनिया के सामने आई और लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। उसमें एजुकेशन भी एक ऐसी फील्ड रही जिसमें इसको नुकसान भी झेलना पड़ा है, बच्चों को नुकसान झेलना पड़ा है, पेरेंट्स को नुकसान झेलना पड़ा है, टीचर्स, फैकल्टी, सबको नुकसान झेलना पड़ा है। लेकिन कुछ महीने गुजरने के बाद पता चला कि इस एजुकेशन में कितने कितने बड़े रेवोल्यूशंस आ गए जो हम लोगों के सामने आए और टीचर्स ने, स्टूडेंट्स ने, पेरेंट्स ने धीरे धीरे करके उन चैलेंजेस को, उन चेंजेस को एक्सेप्ट करना शुरू किया। पूरी की पूरी पढ़ाई जो है वो ऑफलाइन सिस्टम से ऑनलाइन सिस्टम आ गई। जो बोर्ड चौक के थ्रू होते थे, मार्कर्स के थ्रू हो गए, वो कंप्लीटली डिजिटल हो गए। जो लैब्स एक रूम में हुआ करती थी वो प्योरली वर्चुअल हो गई। मींस इंटरनेट पे ही बच्चा अपने से या फिर टीचर उसको उस वर्चुअल लैब के थ्रू बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा सकता है, समझा सकता है। और आज बहुत सारे पूरी दुनिया में टीचर, लाखों टीचर्स इन फैसिलिटीज को यूज करके स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, जिसमें से हम भी हैं। और उन वर्चुअल लैब्स को यूज करके हम बच्चों को समझा रहे हैं अच्छे से। तो बहुत सारे चेंजेस आए इस एजुकेशन फील्ड में, चैलेंजेस आए जिसको एक्सेप्ट किया गया। और सबसे बड़ी चीज जो देखने को मिली, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक लूप होल हम कह सकते हैं, एक कमी कह सकते थे, जो इतने सालों से रही है, और उस कमी को दूर करने के लिए ये नई शिक्षा नीति जो आई, तो जब ये आई है और ये लागू होगी, तो इसको जब देखा गया, समझा गया, परखा गया, तो देखा गया कि ये वो शिक्षा नीति ही जो वाकई बच्चों, अभिभावकों यानी पेरेंट्स, गार्जियंस, टीचर्स को जरूरत थी इतने सालों से। और वो अब बहुत जल्दी हम लोगों के बीच होगी। उस नई शिक्षा नीति के तहत हम जो है काम करेंगे, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। जैसे एक मैं मिसाल देता हूं, एक एग्जाम्पल देता हूं। हम लोग हमेशा कहते हैं कि हर बच्चे में अपनी एक क्वालिटी होती है, हर बच्चे में अपनी एक जो है ललक होती है, लगन होती है, उसका एक दिमाग होता है। हर एक दिमाग जो है हर एक चीज को नहीं समझ सकता। कोई मैथ्स में अच्छा होता है, कोई साइंस में अच्छा होता है, कोई कॉमर्स में अच्छा होता है, कोई स्पोर्ट्स में, कोई कोई टेक्निकल एस्पेक्ट में अच्छा होता है। मींस एवरीवन हैज डिफरेंट डिफरेंट माइंडसेट, और सब जो है अपनी अपनी फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं। जैसे अगर ये कहा जाए कि जो टेस्ट पैटर्न होता था अभी तक, जो अभी भी हो रहा है, जो रोट लर्निंग, रटने के ऊपर डिपेंडेंट है, बच्चों की समझ जो है उस पर कम डिपेंडेंट है,
मतलब उस चीज से बच्चे की, जैसे अगर मार्कशीट है तो उसमें अगर उसके 90% आएगा, हम समझते हैं बच्चा बहुत अच्छा है, हो सकता है उसने रट के दिया, उसकी समझ ज्यादा ना हो, उसकी मेमोराइजेशन पावर बहुत अच्छी हो, जिसके बेसिस पे उसने आंसर लिख दिया। ऐसे बहुत सारे केसेस आते थे कि टॉपर्स होते थे लेकिन उनको बेसिक नॉलेज बहुत कम हुआ करती थी। आई हैव आल्सो फेस द सेम सिचुएशंस, मींस मुझे भी ऐसे बच्चे मिले जो बहुत अच्छा स्कोर करते थे बट बेसिक नॉलेज उनकी बहुत कम हुआ करती थी। व्हाई? क्योंकि हर चीज मार्कशीट पे डिपेंडेंट हो जाया करती थी, और अभी भी वही है। तो बच्चों के अंदर जो डेवलपमेंट है, ऊपर वाले ने, भगवान ने, ऊपर वाले ने जो है उनको जो स्किल्स दी हैं, वो स्किल्स को वो कहां यूज कर पाएंगे अपनी लाइफ में, उन स्किल्स के अकॉर्डिंग वो कैसे आगे बढ़ पाएंगे, ये अब नई शिक्षा नीति में आ गया है। और इसको आज हम बहुत अच्छे से समझेंगे कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं। देखिए, ये टाइम तो बहुत कम है कि 1 घंटे में, आधे घंटे में हम पूरा समझ लें, तो इसीलिए सीबीएसई ने सेशंस रखे हैं और आगे भी सेशंस होते रहेंगे। तो मेरे आप लोग से यही दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि जब भी इस टाइप का सेशन हो, क्योंकि हम, जैसे मैंने बताया कि ये डिजिटल एस्पेक्ट, ये टेक्निकल एस्पेक्ट जो है, ये इस जमाने का वेपन है, हथियार है, और इससे हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और बढ़ भी रहे हैं लोग, जिन लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, वो चाहे किसी भी फील्ड में हो। तो जैसे मैं बता रहा था कि एक पेड़ है, एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल दिया है किसी ऑथर ने, कि एक पेड़ है और उस पेड़ पे चढ़ना है। तो अगर एक मछली है, एक हाथी है, एक बंदर है, एक खरगोश है, हम कहें कि चलो सबको पेड़ पे चढ़ना है, तो ये टेस्ट सिस्टम बहुत ही अनफेयर होगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, मछली की अपनी एक क्वालिटी है, हाथी की अपनी एक क्वालिटी है, बंदर की अपनी एक क्वालिटी है, खरगोश की अपनी एक क्वालिटी है, लेकिन सब उस एक टेस्ट सिस्टम को नहीं पास कर पाएंगे। मछली कभी पेड़ पे नहीं चढ़ पाएगी, वो पानी में बहुत अच्छा तैर सकती है, बंदर नहीं तैर सकता। तो इसी चीज को समझते हुए ये नई शिक्षा नीति जो है आई है, और इसमें ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं जो वाकई हमारे बच्चों के लिए, आपके बच्चों के लिए, हम सब के लिए एक नया सूरज होगा, और एक शिक्षा को, एजुकेशन को बहुत ही अच्छी दिशा मिलने वाली, बहुत ही अच्छा डायरेक्शन मिलने वाला है। और इसमें जो रोशनी डालेंगे वो हमारे टीचर हैं योगेश सर, जो इसके बारे में आप लोगों को और आगे डिटेल में समझाएंगे। तो मैं हैंड ओवर करता हूं सेशन योगेश सर को। योगेश सर, नाउ इट्स ओवर टू यू। योगेश सर। योगेश सर, आर यू लिस्निंग मी? आई थिंक यू आर ज्वाइन, आई एम वॉचिंग यू। हाँ, यस सर। Yes, sir. Very, very good morning to all of you. And sir, thank you uh, for giving me chance for that updating about the new education policy. So new education policy अभी तक की सबसे बड़ी ये पॉलिसी है। सबसे पहली पॉलिसी 1968 में आई थी, एंड सेकंड पॉलिसी 1986 में आई थी, जिसको 1992 में थोड़ा सा अपडेट किया गया। और ये 1992 के बाद 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो जनरेट हुई है, ये इसको बनाने के लिए काफी लोगों ने मतलब पार्टिसिपेट किया था। सबसे पहले जो गवर्नमेंट थी हमारी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बनाने के लिए ग्राम पंचायत स्तर से, गांव से, और हमारे जो इसरो के साइंटिस्ट रह चुके हैं, डॉक्टर कस्तूरी रंजन जी, इनके इनको प्रेजेंट, इनकी प्रेजेंटिंग में, एंड डिस्ट्रिक्ट जितने भी हैं, सभी स्टेट के, इन सारे स्टेट के डिस्ट्रिक्ट के साथ बातचीत करने के बाद ये पॉलिसी जनरेट की गई है। न्यू पॉलिसी जो ये आई है, न्यू पॉलिसी, इसकी वजह से जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका नेम चेंज हो चुका है। पहले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था उसको MHRD कहते थे, जिसका फुल फॉर्म था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। नाउ ये अब क्या हो चुका है, ओनली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो चुका है। इसमें चेंजेस क्या था, सबसे पहले अभी तक की मतलब जो चलती आ रही है न्यू पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी, वो 10+2 है। 10+2 थी, 10+2 मीन्स जो बच्चा होगा वो 12 ईयर्स तक गवर्नमेंट के लिए नहीं होगा।
उसके बाद जो स्टेट बोर्ड होता था वो बच्चे को यूनिवर्सिटी के लिए सौंप देता था। यूनिवर्सिटी से ही बच्चा जो था वो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट करता था। उससे पहले क्या और क्या थी, जो अभी तक की जो पॉलिसी चल रही है इसमें स्ट्रीम हुआ करते थे। स्ट्रीम मीन्स मैथ स्ट्रीम, बायो स्ट्रीम, अकाउंटेंसी, सॉरी कॉमर्स स्ट्रीम। अब क्या है कि ये जो पॉलिसी नई शिक्षा नीति आई है, इस नई शिक्षा नीति के तहत जो 10+2 है वो 5+3+3+4 के फॉर्म में चुका है। और नई शिक्षा नीति के तहत जो ग्रेजुएशन है उसमें चेंजेस आए हैं, कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन के उसमें चेंजेस आए हैं, और जो स्ट्रीम था स्ट्रीम चेंज होकर के मल्टीपल एंट्री एनालिसिस हो चुका है। नाउ 10+2 जो था वो स्टार्ट होता था क्लास 1 से, एंड इसका जो ड्यूरेशन होता था वो 12 इयर्स का होता था। मीन्स बच्चा जो था वो 12 साल तक के लिए गवर्नमेंट की निगरानी में रहता था। और इसमें जो मेन बात ये थी कि जो एज लिमिट फाउंडेशन था, मतलब स्टार्टिंग जो एज था वो 6 इयर्स से था। यानी बच्चा क्लास 1 से क्लास 2 तक गवर्नमेंट के अंडर में होता था, फिर उसके बाद को हैंडओवर कर देती थी, और जो बच्चा था वो यूनिवर्सिटी से अपना स्ट्रीम कंप्लीट करता था। मीन्स बीए, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कोई भी यूनिवर्सिटी से बच्चा कंप्लीट करता था। नाउ अब क्या है, ये एजुकेशन पॉलिसी 5+3+3+4 के फॉर्म में चेंज हो चुका है। जो ये हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये अब तक की सबसे बड़ी इसके अंदर चेंजेस आए हैं। आज तक इतना बड़ा चेंजेस नहीं आया था। इस पॉलिसी के अंतर्गत कुछ बातें हैं। फर्स्ट क्या है, जो क्लास 2 तक होगा, मीन्स नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट 5 का मतलब है जो फर्स्ट 5 स्टेज होगा वो फाउंडेशन स्टेज होगा। और फाउंडेशन स्टेज में 2 कैटेगरी होंगे। फर्स्ट 3 टोटल ड्यूरेशन इसका 5 इयर्स है। फर्स्ट 3 इयर्स नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, एंड जो नेक्स्ट 2 इयर्स होगा वो क्लास 1 क्लास 2 के लिए होगा। फर्स्ट 3 इयर्स में बच्चा जो भी होगा उसके लिए मोस्टली कोई भी मतलब एजुकेशन का एग्जाम वगैरह नहीं होगा। क्लास 1 क्लास 2 में भी एग्जाम्स नहीं होंगे, बट लेकिन थोड़ा बहुत टेस्ट के तौर पे यहाँ पे बच्चे का लेवल चेक किया जाएगा। जो क्लास 1 नर्सरी टू क्लास 2 है, इसमें जो भी चीजें खेली जाएंगी, जो भी चीजें पढ़ाई जाएंगी वो अलग अलग गेम्स के जरिए सिखाई जाएंगी। जैसे कि सपोज बच्चे को कलर सिखाना है तो कलर पेंटिंग के जरिए उन्हें एक्सप्लेन किया जाएगा कि पेंटिंग में कौन कौन से कलर्स यूज किए जा रहे हैं, इसके जरिए बच्चों को एक्सप्लेन किया जाएगा। एंड बच्चे को गेम के जरिए उसको काउंटिंग सिखाना, ये सब चीजें जो भी होगा वो फर्स्ट 5 इयर्स में होगा। फर्स्ट 5 इयर्स जो गवर्नमेंट है उसमें स्टार्टिंग एज बच्चे का जो होगा वो 3 इयर्स होगा, जिसको फाउंडेशन स्टेज कहते हैं। नाउ नेक्स्ट जो है, जो +3, 5 क्लियर हो गया। नेक्स्ट +3 की बात करते हैं। +3 जो नेक्स्ट है उसको बोलते हैं प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज में जो ड्यूरेशन होगा वो 3 इयर्स होगा। बच्चे की जो पढ़ाई होगी वो क्लास 3, 4 एंड 5, क्लास 3 में बच्चा स्टार्ट करेगा अपना प्रिपरेटरी स्टेज, एंड 5 तक ये प्रिपरेटरी स्टेज में होगा, जिसके अंदर बच्चों को पोएम लर्न करने के लिए दिए जाएंगे। इसमें एक्टिविटीज होंगी, एक्टिविटीज के जरिए बच्चों को पढ़ाया जाएगा। इसमें मेन थिंग ये है कि मदर लैंग्वेज यूज किया जाएगा। मदर लैंग्वेज में हिंदी, पंजाबी, तेलुगु, तमिल, नेपाली, गुजराती, ये सब मदर लैंग्वेज जो होंगे वो यूज किए जाएंगे, एंड नेशनल लैंग्वेज यूज किया जाएगा। बट ये नेसेसरी नहीं है, बिकॉज ये सीबीएसई स्कूल के अंदर अगर बच्चा पढ़ रहा है और मदर लैंग्वेज वो यूज कर रहा है, बट भोजपुरी अलाउ नहीं होगा। भोजपुरी इज नॉट अ मदर लैंग्वेज। ओके, एंड ये जैसे कि अभी मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि अगर बच्चा इंग्लिश लैंग्वेज नहीं सीखता है तो उसका सबसे बड़ा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट क्या होता है। जैसे बच्चा अगर इंग्लिश लैंग्वेज नहीं सीख रहा है, दैट मीन्स वो बच्चा जो, जैसे कि अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में छोटे मोटे जो रिक्शा चलाने वाले भी होते हैं वो थोड़ा बहुत इंग्लिश समझते ही नहीं बोलते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे इंडिया में जो रिक्शा चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाला भी है वो भी थोड़ा बहुत इंग्लिश जानता है। तो अगर हमारा बच्चा अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है तो उसे इंग्लिश और अच्छी तरीके से आनी चाहिए। सबकी यही कोशिश होती है।
बिकॉज इसका सबसे बड़ी बात ये है कि अगर अमेरिका में देखा जाए तो अमेरिका में सबसे ज्यादा जो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं वो इंडिया से रिलेटेड है। इसका रीजन यही है कि इंडिया में जो है वो इंग्लिश बहुत ही ज्यादा बोला जाता है और बहुत ही ज्यादा समझा जा सकता है, बिकॉज इंडिया में ग्रामेटिकल इंग्लिश का यूज किया जाता है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जैसे कि चाइना है, तो चाइना में कर्नल रैंक का जो ऑफिसर होता है वो भी इंग्लिश नहीं बोल पाता, बिकॉज वो अपने ही मदर लैंग्वेज को ही उन्होंने बढ़ा पाया। इसका डिमेरिट ये है कि जो अमेरिका सॉरी जो चाइनीज है वो पूरे वर्ल्ड में सर्वाइव नहीं कर सकते। बट अगर देखा जाए इंडियंस जो है वो पूरे वर्ल्ड में अपना कोई ना कोई एक पोजिशन बनाए रखे हुए हैं। मतलब पूरे इंडिया में अगर देखेंगे तो आपको इंडियंस पूरे सॉरी पूरे वर्ल्ड में देखेंगे तो इंडियंस कहीं ना कहीं आपको हर कंट्री में दिखाई देंगे। नाउ नेक्स्ट +3 जो है, मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। जो नेक्स्ट 5 क्लियर हो चुका है, +3 क्लियर हो गया, नेक्स्ट +3 की बात करते हैं। नेक्स्ट जो +3 है इसे कहते हैं मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज का जो ड्यूरेशन होगा वो 3 ईयर्स का है। तो बच्चा यहाँ पे क्लास 6 से स्टार्ट करेगा और क्लास 8 तक ये मिडिल स्टेज के अंतर्गत होगा। इसके अंदर बहुत ही अच्छी बात है कि कंप्यूटर लैंग्वेज सिखाया जाएगा। कंप्यूटर लैंग्वेज में जो कंप्यूटर कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे यूज करते हैं, एंड कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में बताया जाएंगे, जैसे C++, सी शार्प, C++, ये सारी चीजें यूज की जाएंगी। MS ऑफिस यूज किया जाएगा। उसके बाद बच्चों को सॉफ्टवेयर कोडिंग सिखाई जाएंगे छोटी मोटी। फिर उसके बाद इंडियन लैंग्वेज पे फोकस किया जाएगा। जैसे इंडियन लैंग्वेज क्या है, हिंदी है, उर्दू है, पंजाबी, तमिल, संस्कृत, इन लैंग्वेजेस पे फोकस किया जाएगा। नाउ वोकेशनल कोर्सेज और टेक्निकल कोर्सेज, जैसे ये क्या है, वोकेशनल कोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी कोर्सेज। जैसे बच्चा अगर इंटरेस्टेड है सिलाई करने के लिए तो उसे सिलाई करने के बारे में बताया जाएगा और सिखाया जाएगा। अगर कारपेंटरी करना चाहता है, सपोज अगर उसे बेड बनाने में इंटरेस्टेड है, टेबल चेयर्स बनाने में इंटरेस्टेड है, तो कारपेंटरिंग के भी कोर्सेज उसके अंदर आएंगे। उसके बाद अगर सपोज बच्चा गार्डनिंग करना चाहता है कि प्लांट कैसे लगाना है, उसकी देख रेख कैसे करना है, ये सब चीजें सीखना चाहता है, तो मिडिल स्टेज में वो सीखेगा क्लास 6 to 8 के बीच में। एंड फिशरिंग, सपोज मत्स्य पालन करना चाहता है तो मत्स्य पालन में किन किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए, इन सारी चीजों को बताया जाएगा उसमें। फर्स्ट एड बैंडिंग, जैसे किसी भी अगर कोई भी पर्सन है अगर इंजर्ड हो जाता है तो हाउ कैन यू मैनेज इट, ये बारे में बताया जाएगा। फर्स्ट एड उसको कैसे दिया जाए। नाउ कुकिंग के बारे में बताया जाएगा, कुकिंग कैसे बनाया जाता है, क्या वहाँ पे आपको प्रिकॉशंस रखने चाहिए, इन सब चीजों के बारे में वहाँ एक्सप्लेन किया जाएगा। नाउ मिडिल स्टेज में और भी बातें हैं, जैसे कि अब वहाँ से अब आपका मैथ्स स्टार्ट होगा। मैथ्स अगर बात करें तो प्रिपरेटरी स्टेज में भी है। यहाँ पे प्रिपरेटरी स्टेज में क्या था कि मैथ्स जो था वो काउंटिंग एंड मैक्सिमम अलजेब्रा तक वो आकर के कंप्लीट हो जाता था ना। यहाँ से जो मिडिल स्टेज होगा यहाँ पे मैथ्स का थोड़ा हार्ड लेवल स्टार्ट होगा, जैसे इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, ये सब चीजें स्टार्ट होगी। एंड साइंस, आर्ट, सोशल स्टडी एंड जितनी भी चीजें पढ़ाई जाएंगी बच्चों को वो प्रैक्टिकल के जरिए पढ़ाई जाएंगी। प्रैक्टिकल पे सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा इन द मिडिल स्टेज। मीन्स अगर बात करें प्रिपरेटरी स्टेज में तो वहाँ पे भी प्रैक्टिकल्स होंगे, बट बच्चों को काउंटिंग करने के लिए गेम्स के जरिए ही ज्यादातर मोस्टली फोकस करना है उसपे। और मिडिल स्टेज में जो भी होगा वो प्रैक्टिकल से स्टार्ट हो जाएंगे। नाउ लास्ट जो 4 की बात करते हैं, जो यहाँ पे 4 था वो वो 4 5+3+3+4 4 क्या है, 4 जो लास्ट है वो सेकेंडरी स्टेज है। सेकेंडरी स्टेज का जो ड्यूरेशन होगा वो 4 इयर्स का होगा। एंड इसमें जो भी एग्जाम्स होंगे वो 6 महीने पे कंप्लीट कंडक्ट कराए जाएंगे, जो बोर्ड के एग्जाम होंगे। एंड ये जो सेकेंडरी स्टेज है वो सेमेस्टर वाइज होगा। सबसे बड़ी बात इसके अंदर जो चेंजेस आई है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रीम सिलेक्ट नहीं करना है। मीन्स जैसे कि बच्चा अगर बायो से पढ़ रहा है तो उसे बायोलॉजी लेना कंपलसरी है, एंड फिजिक्स लेना कंपलसरी है, केमिस्ट्री लेना कंपलसरी है। इन सारी चीजों का यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। मतलब यहाँ पे आप मल्टीपल सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे स्ट्रीम यहाँ पे खत्म कर दिया गया है, मैथ, बायो, आर्ट्स, कॉमर्स, सारी स्ट्रीम को खत्म कर दिया गया है। और मल्टीपल यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि बच्चा अगर मैथ लेना चाहता है, मैथ्स उसका स्ट्रॉन्ग है तो मैथ्स ले सकता है। अगर बच्चे कभी लाया कि नहीं मुझे बायो भी पसंद है तो बायो भी ले सकता है।
और अगर ज्योग्राफी लेना चाहता है, हिस्ट्री लेना चाहता है तो भी ले सकता है, और अकाउंटेंसी लेना चाहता है, हिंदी लेना चाहता है, इंग्लिश लेना चाहता है, जो भी सब्जेक्ट वो चाहता है वो सब्जेक्ट वो लेकर के अपना सेकेंडरी स्टेज कंप्लीट कर सकता है। उसमें किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रीम अलाउ नहीं है। मतलब बच्चा अगर चारों स्ट्रीम में जैसे कि अभी तक जो चलता आ रहा है मैथ, बायो, आर्ट्स, कॉमर्स, तो इन सारे स्ट्रीम से अगर वो चाहता है कि हर एक स्ट्रीम से मैं कुछ कोई ना कोई एक सब्जेक्ट लूँ तो बच्चा ले सकता है। नाउ यहाँ से सेकेंडरी स्टेज से स्टार्ट होगा फॉरेन लैंग्वेज। फॉरेन लैंग्वेजेस में जैसे अमेरिकन इंग्लिश, मतलब फॉरेन कंट्रियों में जो भाषाएं बोली जाती हैं वो भाषाएं सिखाई जाती हैं सेकेंडरी स्टेज से। और इसमें जो भी मतलब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस यहाँ पे प्रैक्टिकल्स को दिया गया है, यानी जो भी चीजें पढ़ाई जाएंगी उसमें मोस्टली प्रैक्टिकल्स होंगे। प्रैक्टिकल्स के जरिए ही बच्चे को कोई भी टॉपिक्स एक्सप्लेन करना है या फिर पढ़ाना है। उसके बाद हम मेरा जो ये था स्टेट जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसमें जो 5C+3+4 था ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसमें मैं बताना चाहूंगा कि इसमें जो अभी तक जो गवर्नमेंट गाड़ी जो वो 6 इयर्स एज से स्टार्ट कर जनरेशन काफी गाड़ी रखेगा ना। अब क्या है, अब 15 इयर्स हो चुके हैं, 5+3+4 यानी बच्चा नर्सरी से स्टार्ट करेगा, प्लस तक यहाँ पे कंप्लीट करेगा। इतना ही नहीं, इसमें एजुकेशन पॉलिसी के अंदर अंदर जो अभी तक जैसे सपोज बच्चा सेकेंडरी स्टेज में मल्टीपल लैंग्वेज यूज कर रहा था, सॉरी मल्टीपल सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहा था ना, इसके बाद अगर वो ग्रेजुएशन करेगा तो कैसे उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ग्रेजुएशन में किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रीम नहीं रह गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत। जो मुझे लगता है आई थिंक सो इस पॉलिसी को 2022 और 23 सेशन से लगभग स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो ग्रेजुएशन जो है इसमें किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रीम नहीं रहेगा, जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम एक्सेट्रा। ग्रेजुएशन क्या है, ये इसका जो ड्यूरेशन है वो 3 या से भी ग्रेजुएशन बहुत करेगा सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा जिसका नाम होगा ग्रेजुएशन योगेश सर्टिफिकेट। सर, अच्छा, सॉरी, योगेश ग्रेजुएशन सर, फर्स्ट ईयर कंप्लीट। सॉरी टू इंटरप्ट यू, वो लास्ट लाइन फिर से बोल दीजिएगा, वो नेटवर्क की वजह से वो वॉइस क्लियर नहीं पहुंची है। तो वो लास्ट लाइन जो आपने बोला था वो एक बार रिपीट कर दीजिएगा, थैंक यू। सेकेंडरी स्टेज सर। लास्ट लाइन जो अभी ग्रेजुएशन से जो ग्रेजुएशन ओके, से रिलेटेड आपने बोला सॉरी। था। ओके ओके सर, ओके, तो थैंक यू। ग्रेजुएशन की बात करते हैं। ग्रेजुएशन में जो भी स्ट्रीम जो थे वो मल्टीपल स्ट्रीम, जैसे कि अभी बच्चा सेकेंडरी स्टेज कंप्लीट करता था तो मैथ से पढ़ रहा है तो वो बीएससी कंप्लीट करेगा, बायो से करना है तो बीएससी करना है, इस तरह की बातें होती थी। अगर आर्ट्स लिया हुआ है तो उसे बीए करना है, कॉमर्स लिया है तो उसे बीकॉम करना है। ये जो स्ट्रीम था, ये स्ट्रीम सेलेक्ट जो पहले करना था वो अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर इसे हटा दिया गया है। और इसका जो ड्यूरेशन होगा वो 3 to 4 इयर्स का होगा। ड्यूरेशन की बात करें तो अगर बच्चा फर्स्ट ईयर अगर कंप्लीट कर रहा है तो फर्स्ट ईयर में उसे ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इशू होगा, जिसका मतलब ये है कि बच्चा ने जो भी बच्चा है वो अपना ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर चुका है। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि री एंट्री री एंट्री पॉसिबल है। री एंट्री पॉसिबल मीन्स अगर बच्चा फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया, सर्टिफिकेट उसने कंप्लीट कर लिया ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, जनरल वो जॉब के लिए बाहर चला गया, सपोज फाइनेंशियल इशू था, तो अगर वो 2 इयर्स या 3 इयर्स के बाद आता है तो उसे क्या करना होगा, सेकेंड ईयर से स्टार्ट करना होगा। सेकेंड ईयर में अब उसका ग्रेजुएशन डिप्लोमा होगा जो कि 1 साल का होगा। ना थर्ड ईयर क्या है, उसकी डिग्री होगी। डिग्री जब कंप्लीट हो जाएगी तो बच्चा चाहे तो ग्रेजुएशन लेवल पे जो भी फॉर्म्स आते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए वो अप्लाई कर सकता है। किसी भी कंपटीशन में ग्रेजुएशन लेवल पे जो भी कंपटीशन है उस कंपटीशन एग्जाम में वो बैठ सकता है। ना इसके बाद जो फोर्थ ईयर है वो ग्रेजुएशन, अगर बच्चा आगे पढ़ना चाहता है मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है, पीएचडी करना चाहता है, तो उसे क्या करना होगा, 4 इयर्स का ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा। 4 इयर्स का ग्रेजुएशन में क्या होगा, फोर्थ ईयर में उसे रिसर्च कंप्लीट करना होगा। बच्चा ये जो भी चीजें लिखी गई है फर्स्ट ईयर सर्टिफिकेट, तो बच्चे के जो सर्टिफिकेट्स होंगे रिजल्ट आएगा उस पर फर्स्ट ईयर के बाद ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट लिखा होगा। सेकेंड ईयर जो अगर कंप्लीट कर लेता है तो उसके सर्टिफिकेट पे ग्रेजुएशन डिप्लोमा राइट किया हुआ होगा। एंड अगर थर्ड ईयर कंप्लीट करता है तो ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट लिखा होगा।
इसमें कोई भी बच्चा रैंडमली कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकता है अपना, जिसे अगर वो चाहता है। जैसे कि सेकेंड स्टेज में मैंने बताया कि बच्चा कोई भी मल्टीपल सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकता है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या कर सकता है, कोई बच्चा मल्टीपल सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकता है ना। यहाँ पे री एंट्री पॉसिबल है। मैंने मतलब अभी एक्सप्लेन किया, बच्चे ने डिप्लोमा कंप्लीट किया और डिप्लोमा पे जॉब कर रहा है ना, अगर फाइनेंशियल इशू कंप्लीट हो जाने के बाद अगर वो फिर से पढ़ाई अपना स्टार्ट करना चाहता है तो आने के बाद वो थर्ड ईयर से स्टार्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि बच्चे को फिर से स्टार्टिंग से फर्स्ट ईयर करना होगा, बट ये ध्यान रखना है इस बातों पे कि जो ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन कंप्लीट होना चाहिए। दैट मींस अगर ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर कंप्लीटली वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 मंथ्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट किया है देन आफ्टर उसने जॉब छोड़ दिया, जॉब के लिए बाहर गया और पढ़ाई छोड़ दिया और वो रिटर्न आएगा तो 2 मंथ्स के बाद स्टार्ट कर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। उसे पूरा का पूरा फर्स्ट ईयर या फिर कंप्लीट करना होगा। कोई भी है जो भी ईयर है वो ईयर उसको कंप्लीट करना होगा। ईयर जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक उसे नेक्स्ट ईयर में एडमिशन नहीं मिलेंगे। तो उसके बाद है पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन में दो कंडीशन है, 1 ईयर एंड 2 ईयर्स। जिस बच्चे ने ग्रेजुएशन डिग्री किया हुआ है या उसने 3 ईयर्स कंप्लीट किया था, डिग्री किया, उसके बाद वो जॉब करने चला गया और जॉब करने के बाद अब वो चाहता है कि उसे पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है तो उसे क्या करना होगा, 2 ईयर्स 2 ईयर्स का पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा जहाँ पे जो ग्रेजुएशन डिग्री के लिए है। और अगर बच्चा कोई बच्चा है अगर उसने चारों साल अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, दैट मींस ग्रेजुएशन रिसर्च कंप्लीट किया है, तो उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन जो होगा वो 1 ईयर्स के लिए होगा। तो अगर इसमें बात किया जाए सबसे बड़ी पॉलिसी जो इसके अंदर चेंज हुई है, चेंजेस आए हैं, वो यही है कि बच्चा री एंट्री कभी भी ले सकता है और एग्जिट कभी भी कंप्लीट कर, मतलब वो कभी भी वहां पे एग्जिट ले सकता है या फिर एंट्री ले सकता है। सबसे बड़ी बात ये है। और इसके अंदर जैसे अगर ड्यूरेशन की बात किया जाए तो ड्यूरेशन भी अगर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों को ऐड किया जाए तो अभी भी क्या है, 5 ईयर्स का है। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी ड्यूरेशन जो है वो 5 ईयर्स का ही है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन से आगे के लिए। तो पोस्ट ग्रेजुएशन से आगे जो अगर एमफिल जो था उसे घटा दिया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर एमफिल नहीं रहेगा। नाउ अगर नेक्स्ट पीएचडी, जो पीएचडी है वो 4 ईयर्स के लिए कर दिया गया है। पीएचडी 4 ईयर्स में उसका कंप्लीट होगा। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये जो थे ये मेन टॉपिक्स थे जो मैंने एक्सप्लेन किया है। तो मुझे लगता है कि सबको अच्छी तरीके से क्लियरली समझ में आ गया होगा। थैंक यू। थैंक यू योगेश सर। बिल्कुल इतने कम टाइम में जो एक्सप्लेन करना था बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है। और हम सब लोग की जिम्मेदारी बनती है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को टाइम निकाल के जो भी वेबिनार्स हैं यूट्यूब पे, वीडियोस हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हो, उन सारी चीज़ों को अच्छे से स्टडी करें। क्योंकि ये एक ऐसा चेंज है जो शुरू नर्सरी से लेके पीएचडी तक पूरा चेंज होने वाला है। और उस चेंज के लिए हम सबको अपना माइंडसेट रेडी करना होगा। हम ये नहीं कह सकते कि हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये अब करना ही करना है। चाहे वो एक पेरेंट हो, गार्जियन हो, बच्चा हो, टीचर्स हो, प्रिंसिपल्स हो, मैनेजमेंट हो स्कूल कमेटी का, मींस कोई भी है, सबको इस चेंज को एक्सेप्ट करना होगा। और आज ही से इसके लागू होने से पहले पहले हम सबको इसकी तैयारियां करनी है। चाहे वो एक टीचर हो तो उसको टेक्निकली बहुत ही स्ट्रांग होना पड़ेगा एनईपी को अपनी टीचिंग में कैरी करने के लिए। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स जो हैं, पेरेंट्स को अपने बच्चों पे ट्रस्ट करते हुए और उनके लिए बेटर इंटरनेट फैसिलिटी का इंतजाम करना होगा, स्मार्ट गैजेट्स का इंतजाम करना होगा। हाँ, मैं जानता हूं, मैं मानता हूं इस चीज को कि हर चीज का अपना एक एडवांटेज डिसएडवांटेज होता है। तो डिसएडवांटेज पे हमें अलर्ट रहना है ताकि हमारे जो बच्चा है वो जो है इन गैजेट्स का जो है नुकसान ना उठाए, ना उस डिसएडवांटेजियस चीजों पे जाए। और इसके लिए हम सबको अलर्ट रहना ही पड़ता है। हम घर में छुरी रखते हैं लेकिन छुरी छोटा बच्चा ना ले, उसके लिए बहुत सारी तरकीबें भी करते हैं ताकि उस छोटे बच्चे के हाथ में ना पड़े और वो अपने आप को नुकसान पहुंचा ले। तो ये भी उसी तरीके से है कि अगर हमें टेक्निकली ड्रिवन होना है, टेक्निकली स्ट्रांग होना है, क्योंकि एनईपी जो है 40% डिजिटली एजुकेशन को प्रमोट करता है और उसमें हर बच्चे को सारी चीजों को करना पड़ेगा, पेरेंट्स को उसमें सपोर्ट करना पड़ेगा।
और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो अभी आगे और समझना है, ऐसे बहुत सारे वेबिनार्स आगे अटेंड होते रहेंगे और ऑर्गेनाइज होते रहेंगे, क्योंकि सीबीएसई है। आप अभी जाएं देखें तो अभी कल ही मॉर्निंग में 9 बजे जो है एक और वेबिनार है, वो मैं लिंक आप लोग को शेयर कर दूंगा स्कूल ग्रुप पे, 9 बजे मॉर्निंग में है। जो पेरेंट्स नहीं अटेंड कर पाए हैं, इसका भी जो है रिकॉर्डेड वीडियो आपको शेयर हो जाएगा अपलोड होते ही, तो वो कल 9 बजे भी उस वेबिनार को अटेंड कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज और जो है, जो रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा एनईपी में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमेशा से माना गया और ये सच्चाई है कि एक स्टूडेंट के, एक बच्चे के डेवलपमेंट में और उसके आगे बढ़ने में पेरेंट्स और टीचर और स्टूडेंट खुद का, तीनों का रोल होता है बहुत इंपॉर्टेंट। कोई भी अगर जो है बच्चा हो, चाहे पेरेंट हो, चाहे वो टीचर हो, कोई भी एक लापरवाही शो करेगा तो अल्टीमेटली उस बच्चे का नुकसान होगा। तो इसीलिए तीनों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज को अभी तक एक आप कह सकते हैं कि एक जो कल्चर चला आ रहा था एजुकेशन में, एक जो सिस्टम चला आ रहा था कि बच्चे ने स्कूल में एडमिशन लिया, बहुत सारे कभी कभी ये होता था पेरेंट्स में होता था कि भाई हमने स्कूल भेज दिया, अब स्कूल वालों की जिम्मेदारी, हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। टीचर है वो अगर स्कूल में है तो वो समझता है मैंने सिर्फ पढ़ा लिया, उसके बाद मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। स्टूडेंट समझता है कि मैंने होमवर्क कंप्लीट कर लिया, उसके बाद मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। तो इन सारी चीजों को समझते हुए जो स्कूल था, यानी स्कूल का जो कॉन्सेप्ट था कि बच्चा 5 से 6 घंटा एक ऐसी जगह रहे जहां पे बहुत सारी चीजों को वो सीखे, सिर्फ रटे नहीं, सीखे चीजों को, मॉरल वैल्यूज सीखे, सोसाइटी को सीखे, बड़े छोटे का। आप सोचिए जापान में, अगर हम डेवलप कंट्रीज की बात करें, तो जापान में शुरू में बच्चों पे पढ़ाई का बर्डन नहीं डाला जाता है। जापान में शुरू में बच्चों पे जो है मॉरल वैल्यूज का बर्डन डाला जाता है, मतलब कि उनको सिखाया जाता है बेटा कैसे लोगों को, बड़ों को प्रणाम करना, कैसे सलाम करना है, कैसे लोगों की मदद करनी है। ये मॉरल वैल्यूज सिखाई जाती हैं शुरू में, साफ सफाई के ऊपर, यानी प्रैक्टिकली। मतलब वहां बच्चे जाते हैं तो वहां खुद अपने हाथों से अपनी क्लासेस को साफ करते हैं, अपने डेस्क को साफ करते हैं। तो इसीलिए आप देखिए जापानीज जो होते हैं वो अपने वर्क में अपने अपने जो जिम्मेदारियां होती हैं उसको बहुत अच्छे से वो निभाते हैं, वो प्रैक्टिकली देखा गया है। तो इसी टाइप की चीजें जो हैं कि बच्चे स्कूल में सिर्फ रटे नहीं, चीजों को सीखें। एक बच्चा स्कूल में जा रहा है लेकिन उसके बिहेवियर में नहीं चेंज हो रहा। एक बच्चा स्कूल में जा रहा है और जब वो बाहर निकलता है तो वो जो गलत चीजें सीखा है वो नहीं निकलती, अच्छी चीजें क्यों नहीं आ पा रही हैं? क्योंकि हम सब लोग जो हैं अपने अपने रोल में बहुत ज्यादा बंध गए और हमने डिफाइन कर लिया है, हमने सेट कर लिया माइंड को, बस इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं करना। तो उन्हीं सबका तोड़ ये एनईपी है। यस, कि पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट सब अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं, और ये रिपोर्ट कार्ड में दिखेगा। यानी कि देयर विल बी 360 डिग्री हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड। मींस जब बच्चे का रिपोर्ट कार्ड रेडी होगा उसके लिए बाकायदा सॉफ्टवेयर, और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू होगा। और वो जो रिपोर्ट कार्ड रेडी होगा उसमें बच्चा सबसे पहले अपने आप को रैंक करेगा, मतलब बच्चा क्या समझता है अपने बारे में, क्या उसने सीखा, वो क्या एनालाइज करता है अपने बारे में। दूसरा, फिर टीचर्स जो है वो उसको पॉइंट्स देंगे, अलग अलग पैरामीटर बनाए जाएंगे, वो क्या होता है, सरकार क्या रेडी करती है, वो हमें देखना है। फिर उसके बाद पेरेंट्स को दिया जाएगा एक जिम्मेदारी कि आप बताइए कि आपके बच्चे में कितनी ग्रोथ हुई, उस बच्चे ने कितना सीखा, आप अपने बच्चे के बारे में क्या सोचते हैं। चौथा, जो उस बच्चे के साथी होंगे, पीयर्स होंगे, सहपाठी होंगे उस क्लास में, वो उस बच्चे को जो है पॉइंट्स और रैंक देंगे कि हाँ ये मेरा दोस्त है और ये मेरा साथी है और ये इसमें ये जो है इंप्रूवमेंट दिखा, बहुत सारे इंप्रूवमेंट, जैसे हम लोग प्रैक्टिकली देखते भी हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे जो गलत संगत की वजह से गलत रास्ते पर निकल जाते हैं, लेकिन उनको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट दिया जाता है, उनको एक अच्छी सोच, एक अच्छी डायरेक्शन दी जाती है। मैंने खुद पर्सनली, आप लोगों ने खुद पर्सनली, बहुत सारे पेरेंट्स ने ये फेस किया होगा, उस बच्चे को अच्छा डायरेक्शन मिलते ही, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलते ही उसके अंदर चेंज आ जाता है। तो वो इसी वजह से किया गया है कि कोई बच्चा जो पढ़ाई बर्डन समझते हुए छोड़ देते थे, बहुत सारे लोग फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ देते थे, ठीक है, वो सारे बच्चों को लाया जाए और हर बच्चा शिक्षित हो और इंडिया एक ग्लोबल सुपर पावर बने, ये एम है इस नेशनल एजुकेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। और दूसरी चीज ये भी है कि जैसे स्कूल्स होते हैं, जैसे गवर्नमेंट में होता है ना कि टीचर्स जो होते हैं, जैसे एक स्कूल में एक अच्छा टीचर है, दूसरे स्कूल में एक अच्छा टीचर अवेलेबल नहीं है, सारे बच्चे समझते हैं, लेकिन हर बच्चा हर स्कूल में नहीं जा सकता। तो ये भी होगा कि जो अच्छा टीचर होगा
या जो टीचर सीबीएसई स्कूल में पढ़ा रहा है तो उसका माइग्रेशन होगा विद इन द सेम एरिया, विद इन द सेम रीजन। मतलब कि वो अगर मान लीजिए यहाँ पे पढ़ा रहा है 1-2 साल, तो फिर उसके बाद दूसरे स्कूल में जाके पढ़ाएगा, फिर तीसरे स्कूल में जाके पढ़ाएगा। इसी तरीके से इससे क्या होगा कि कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल या एक पर्टिकुलर स्कूल जो है उसी के पास अच्छे टीचर्स नहीं होंगे। वो अच्छा टीचर अच्छी शिक्षा जो देता है वो हर बच्चा उससे फायदा उठा सकेगा। और डिस्टेंस लर्निंग को भी प्रमोट किया जाएगा। ऑनलाइन टीचिंग तो होगी ही होगी, ये सारी चीजें तो उसमें इंक्लूडेड ही है। ठीक है, तो इन चीजों को समझते हुए आज ही से हमें ये अपने माइंड को बना लेना है कि अब हमारे पास एक्सक्यूज नहीं है कि अब नहीं करना, ये नहीं करना, ठीक है चेंज होगा देखेंगे, क्योंकि शुरू से लेकर आखिर तक पूरा चेंज होने वाला है। तो हमारे पास ऑप्शन है कि इस बड़े से रेवोल्यूशन, इस बड़े से चेंज को एक्सेप्ट करें और उसके आगे बढ़े। जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूं, आई एम जस्ट शोइंग यू कि इस कोरोना पैंडेमिक में जो एजुकेशन में रेवोल्यूशन आया, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स जुड़े हुए, मैं चाहता हूं कि देखिए जैसे हम बात कर रहे थे वर्चुअल लैब्स की, देखिए बहुत सारी चीजों के एडवांटेज होते हैं, डिसएडवांटेज होते हैं। लेकिन अगर बहुत एक्सेप्शनल चेंज है, आज टेक्नोलॉजी की वजह से ही हम एक साथ इतना जो है अपने घर कंफर्ट जोन में बैठे बैठे जो है हम जुड़ पा रहे हैं। तो अब क्या होता है कि स्कूल में लैब्स होती है, बच्चा स्कूल में लैब्स करता है, प्रैक्टिकल करता है, उन सारी चीजों को प्रमोट किया जा रहा है कि उसके बिना अब कुछ कोई पढ़ाई नहीं होनी है। अप टू 5th क्लास जो रहेगा वो महीने में 10 दिन जो है बैगलेस होगा, यानी 10 दिन जो है बच्चा बिना बैग के बुलाया जाएगा और उस दिन उसको दूसरी एक्टिविटीज सिखाई जाएंगी, चाहे गार्डनिंग हो, चाहे कारपेंट्री हो, जो भी उसकी स्किल्स हो उसमें उसको डेवलपमेंट कराया जाएगा। तो ये सारे चेंजेस इसीलिए किए जा रहे हैं। तो आई एम जस्ट शोइंग यू, मैं आपको दिखाता हूं कि कितना देखिए चेंज आ गया। एक बच्चा लैब करता है, लैब में सीखता है, टीचर उसको सिखाता है, लेकिन उसके घर जाने के बाद वो मैनुअल्स प्रिपेयर करता है, फिर उसके बाद मौका मिले तो शायद उसको वो रिवाइज करे, नहीं तो फिर वो उसके लिए जो है वो एक कंसर्न बन जाता है कि अब हो गया, अब नाउ हाउ वी हैव टू रिवाइज इट। सो द वर्चुअल थिंग्स, अब वर्चुअल थिंग्स प्रिपेयर हो गई हैं ताकि वो बच्चा जो है वो घर बैठे बैठे, वो टीचर जो है वो घर बैठे बैठे इन चीजों को यूज करते हुए जो है और बेटर तरीके से टीचिंग को इंप्रूव किया जा सकता है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या है, ये एक वर्चुअल लैब है जहां पे हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में शो कर सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट, ये टीचिंग जो है एनसीईआरटी में बच्चों का टॉपिक है क्लास 7th में। तो बच्चा यहां पे देखते हुए समझ सकता है कैसे चार्ज ट्रांसफर करता है, क्यों बैलून को रब करो तो वो स्वेटर पे क्यों स्टिक कर जाता है, कैसे चार्जेस रिपल करते हैं। मींस इसको यूज करते हुए अगर बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो फिर सोचिए कितना चेंज आ जाएगा और कितने अच्छे से उस टॉपिक को वो समझ सकता है। और मैं अभी आपको दिखाता हूं, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स बन चुके हैं इस पैंडेमिक में जरूरत को समझते हुए। देखिए यहां पे बच्चे को फिजिक्स के बारे में जो है स्टडी कराया जा रहा है, उसको सर्किट्स के बारे में स्टडी कराया जा रहा है, वो टीचर जो है इसको यूज कर सकता है। बच्चे घर में बैठे बैठे अपने लैपटॉप या मोबाइल से घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं और उन कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं। ठीक है, सी द लैब इज देयर मींस देयर आर समथिंग कि बैटरी है, अगर उसको सर्किट बनाना सिखाया जाए तो बहुत सारी चीजों में उसको आसानी मिल सकती है कि देयर इज अ बल्ब, देयर इज अ की, और फिर उसके बाद वायर कनेक्ट करेंगे एक एंड पे। देखिए अब यहां पे हमने सर्किट बनाया और हमने स्विच ऑन किया। ठीक है, सी दिस, अब यहां पे क्या हो रहा है, जो सर्किट हमने बनाया है तो इस पर्टिकुलर बैटरी पे क्या हो रहा है कि यहां पे वो बर्स्ट कर रहा है। मींस एक प्रैक्टिकल सिचुएशन वर्चुअल फॉर्म में बच्चा देख सकता है, वोल्टमीटर को यूज करना है, मीटर को यूज करना है, इन सारी चीजों को समझ सकता है कि क्या हो रहा है। इसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जो है देखिए ये लैब्स बना के तैयार कर दी बाकायदा अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई। मींस देयर इज अ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, इंग्लिश, सी, जो हम सीबीएसई में क्लास 12th में 11th 10th 9th ये सारी लैब्स बन के प्रिपेयर हैं ताकि घर पे बच्चा प्रैक्टिस कर सके और स्कूल्स में भी इन लैब्स को यूज करके पढ़ाया जा सके उन कॉन्सेप्ट्स को। सी ऑल दीज लैब्स आर प्रेजेंट, जितने भी प्रैक्टिकल होते हैं। तो ये बस एक छोटा सा मैंने आपको दिखाया कि हाउ द थिंग्स आर चेंजिंग, कैसे पढ़ाई चेंज हो रही है और कितना चेंज हो चुकी है। तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं एजुकेशन फील्ड में, तो इसको हमें एक्सेप्ट करना है। और मेरा धन्यवाद है आप सब लोगों के लिए कि आप लोगों ने अपना इतना इंपॉर्टेंट वक्त निकाला अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, और इस सेशन को सक्सेसफुल बनाया।
और मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी पूरे स्कूल की तरफ से कि जब भी इस टाइप की चीज़ें हों, ये जो चेंजेस हैं इसको हम समझें, ताकि जब स्कूल की तरफ से कोई भी चीज़ आपके लिए जाए तो कम से कम आप उसको खुशी-खुशी एक्सेप्ट करें, और हम लोग मिलके बैठ के डिस्कशन करके मीटिंग्स में एंड ऑल उन सारी चीज़ों को जो है हम समझें, ताकि हम अपने बच्चों की तरक्की में, चाहे हम टीचर्स हों, हम पेरेंट्स हों, हम कभी बाधा ना बने और उसकी तरक्की को और ऊंचाई तक ले जाएं। ठीक है? तो इसी के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग एक नए उगते सूरज की तरह आगे काम करेंगे, और जो भी सरकार की तरफ से एजुकेशन के लिए निर्णय होगा उसको हम एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे, हम टीचर्स, हम पेरेंट्स, हम स्टूडेंट्स। ओके, सो थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Okay, okay, thank you, welcome, welcome. Now everyone can leave the meeting. Thank you all.